कृषि को किफ़ायती कैसे बनाया जाएगा? क्या अभी तक इससे पहले जो नेता रहे उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया? देखिए सर, किसान, गरीबी, शिक्षा, बेरोजगारी, ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जो पॉलिटिक्स के लिए हमेशा मुद्दे रहे हैं। और जो असल मायने में जो पॉलिटिशियन है ना, उनका आंतरिक सोच ये कहती है कि इनको हमेशा मुद्दा रहने दो, कि एकदम अगर फसल खराब होगी तो फिर सप्लाई कम हो जाएगी, रेट बढ़ जाएंगे, लेकिन फसल ही नहीं है, बेचे क्या? और अगर फसल अच्छी होगी तो रेट गिर जाएंगे। तो मार्केट निर्धारित नहीं कर सकती फसल का प्राइस, इसीलिए एमएसपी जरूरी है। पहली बात तो हम बात करते हैं ना, सोचते हैं हाँ भाई किन वोट डालना है, कि इन डाल दे, उसको डाल दिया, लेकिन ऐसे हम अपने घर के बच्चे की तो शादी नहीं करते कि किन ब्याह कराने ब्याह दे, तो ये तो कोई ब्याह दे हमें। कि शिक्षित और योग्य को चुने। क्या शिक्षित ही योग्य होते हैं? अशिक्षित जो होते हैं वो योग्य नहीं होते? क्या आप किसी राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, किसी पार्टी की विचारधारा आपकी विचारधारा से मिलती है? अब प्राथमिक मुद्दा यही होता है कि नशे को जड़ से खत्म करना। नेताओं की मंशा नहीं होती या वाकई में कंट्रोल नहीं हो पाता? सर, आपको देखना पड़ेगा कि वो एक्शन लेने की कोशिश भी करते हैं क्या। हमारे दादा परदादा इसको वोट देते आए हैं तो हम उसी के पास जाएंगे, नए बंदे को चूज नहीं करते। लास्ट में कहते बेटा एक बात कहूँ कि मेरी उम्र होगी 85 साल और मैं फलाना निशान पर हमेशा वोट डाल तो आया हूँ, अब बेटा लास्ट में तो क्या गद्दारी करूँ। अब वो मेरे दादाजी की उम्र के थे, तो एक बार मेरा मन किया मैं दादाजी लास्ट टाइम तो ढंग की जगह वोट डाल जाओ, पर वो बड़े थे तो मैं कह नहीं पाया। हो सकता है कि कोई एक ऐसी फसल है जो यहाँ पर बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन हम बीज ही नहीं रहे, किसान अवेयर ही नहीं है, तो उन सब ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर काम किया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीति में उथल पुथल मचती हुई दिखाई दे रही है। तमाम प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई डोर टू डोर अभियान कर रहा है, कोई यात्रा निकाल रहा है, तो कोई कुछ, यानी कि अलग अलग तरीके से अपने आप को मजबूत करने की जुगत में जो है वो जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज मैं आपको एक ऐसे प्रत्याशी से रूबरू करवाने जाऊंगा जिसने न केवल अपनी दावेदारी जो है वो मजबूत की है, बल्कि एक नया नारा जो है वो समाज के लोगों को, इलाके के लोगों को जो है वो दिया है। उस नारे का नाम अगर मैं बताना चाहूं तो मेरा मत मेरी मती का परिचय। आज तक आपने बहुत सारे स्लोगन देखे होंगे, नारे देखे होंगे, लेकिन ये सबसे अलग और यूनिक नारा इन्होंने दिया है। तो ये प्रत्याशी से मैं आपको रूबरू करवाना चाहूं तो सीए दरवेश स्वामी। सीए दरवेश स्वामी जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे वेल क्वालिफाइड जो युवक हैं वो चुनावी मैदान में आ चुके हैं। इससे पहले अगर बात करें तो 10वीं सरपंचों के लिए चुनाव लड़ने के लिए 10वीं जरूरी है, विधायकों के लिए चुनाव लड़ने के लिए कोई भी शिक्षा अनिवार्य नहीं है, लेकिन उसी बीच में इतने हाई क्वालिफाइड अगर चेहरा कोई मैदान में आता है तो वाकई में एक सोचने वाली बात है और उस पर विचार करने वाली बात बनती है। चलिए दरवेश जी से बातचीत करते हैं। दरवेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत किया। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना मंच मुझे प्रदान किया कि मैं अपनी बात आपके सामने रख सकूं, सिरसा की जनता के सामने रख सकूं। दरवेश जी, अगर बात करें तो आपने अपने इस स्लोगन दिया है मेरा मत मेरी मती का परिचय। इसका अगर हम जानना चाहें तो क्या इसका मेन उद्देश्य क्या है? मत मती परिचय मतलब कि देखिए सर, अगर आप ध्यान से देखेंगे, मतदान का मतलब आप अपने मती को यूज करके आपने अपने मत का दान करना है। जैसे कन्यादान होता है कि हमारी बहन बेटी की हमने शादी करनी है, तुम सोचिए पहले चेक करते हैं, ऐसे ही किसी घर में अपनी बेटी नहीं ब्याह देंगे या अपनी बहन नहीं ब्याह देंगे, हम हर चीज़ चेक करते हैं। तो वही चीज़ हमें यहाँ भी देखनी चाहिए कि अगर हम किसी पॉलिटिशियन को चूज कर रहे हैं तो हमें अपना पूरा दिमाग यूज करना चाहिए कि हाँ भाई, यहाँ तो मैं अपना देश, अपना शहर, अपना मोहल्ला मैं सौंपने जा रहा हूँ। सिर्फ एक घर के एक बच्चे को सौंपने की बात नहीं है, पूरा मोहल्ला, पूरा शहर सौंपने जा रहा हूं, तो मुझे अपना दिमाग पूरा यूज करना है। लेकिन बहुत बारी क्या होता है, हालात ऐसे बनते हैं कि हम अपनी मति का पूरा यूज कर नहीं पाते हैं। हम किसी जाति के आधार पर या कोई निकट लाभ के कारण या वैसे किसी निकटता के कारण हम वैसे ही वोट दे आते हैं। हम बात करते हैं ना, सोचते हैं हाँ भाई किन वोट डालना है, कि इन डाल दे, उसको डाल दिया, लेकिन ऐसे हम अपने घर के बच्चे की तो शादी नहीं करते कि किन ब्याह कराने ब्याह दे, तो ये तो कोई ब्याह दे, हमें हर चीज़ में चेक करा। तो बस सेम यही बात यहाँ पर है कि हमें अपना अगर मतदान करना है तो इस बारी हमें इस मतदान वर्ड को ही समझ लें तो बहुत सी समस्याओं का निपटारा हो जाएगा कि हमने अपनी मति का बेस्ट यूज करके मतदान करना है। बहुत अच्छा संदेश यहाँ पे इन्होंने जो वो दिया है। उसके बाद आपके पोस्टर में दूसरा मैंने स्लोगन देखा कि
आप शिक्षित और योग्य को चुने। क्या शिक्षित ही योग्य होते हैं? अशिक्षित जो होते हैं वो योग्य नहीं होते, क्योंकि अशिक्षित जो आते हैं उनके पास एक्सपीरियंस होता है और एक्सपीरियंस भी ज़्यादा मायने रखता है मेरे हिसाब से। बिल्कुल सर, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट लिया। देखिए पता क्या सर, हमें ऐसा नहीं है कि अशिक्षित योग्य नहीं होता। अगर मैं मेरी बात करूँ, मेरे माता पिता इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे, बट वो अच्छी सोच के स्वामी थे, उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, हमें आगे बढ़ाया। बट इस बात को थोड़ा पॉजिटिव लीजिए। वही बात है कि गिलास आधा भरा है आधा खाली है। अब इस बात का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अशिक्षित योग्य नहीं है। शिक्षित होना प्लस पॉइंट है। वही सेम बात को कंटिन्यू करते हैं कि वही बात कि अगर आपने अपनी बहन बेटी की शादी करनी है तो आप अनपढ़ के बजाय शिक्षित को ज़्यादा तवज्जो दोगे। हाँ, बशर्ते वो योग्य होना चाहिए। योग्य वर्ड भी साथ है ना जी। सिर्फ शिक्षित होना इनफ नहीं है। शिक्षित डेंजरस भी बहुत हो सकता है, खतरनाक बहुत हो सकता है कि उसने पढ़ाई लिखाई करी और अगर उसका दिमाग उल्टा चल रहा है तो वो उसका पढ़ाई लिखाई गलत यूज़ भी कर सकता है। बात ये कि शिक्षित और योग्य होना आवश्यक है। शिक्षा आपको प्लस पॉइंट देती है, आपको आपका दायरा बढ़ाती है सोचने का। आपने बहुत कुछ पढ़ा होता है, बहुत कुछ उसको समझा होता है, तो उसका आप यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, अब जैसे मैं बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीइंग ए सीए, मैं अपने कॉमर्स लाइन की एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको कि मेरे पास एमकॉम के बच्चे आते हैं जी इंटरव्यू के लिए कि सर हमारी अगर कोई रिक्वायरमेंट हो आपके ऑफिस में तो आप प्लीज़ हमें जॉब पे रख लीजिए। पीछे से एक लड़की आई मेरे पास, तो मैंने उसे कहा आपको कंप्यूटर आता है? तो कहती है, उसने वैसे बोल दिया जी आता है सर। मैंने उसको टाइपिंग पे बिठाया, उसे कीबोर्ड तक चलाना नहीं आ रहा, मतलब उसको कंप्यूटर नहीं आता। उससे मैंने +1 के अकाउंट्स के बेसिक रूल पूछे, जो जैसे ABCD आने जरूरी इंग्लिश सीखने के लिए, वैसे +1 के अकाउंट्स के बेसिक रूल जरूरी होते, तब आप कॉमर्स में कुछ कर पाओगे। उसको रूल्स भी याद नहीं है। तो अब मैं बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुझे पता है कि यार इस शिक्षा में कमी है कि जो सरकार लिख के दे रही है ना कि आप मास्टर इन कॉमर्स हो, एमकॉम हो, उसमें समस्या है। इस पढ़ाई में कुछ चेंजेस जरूरी है। तो इस तरह की चीज़ें पढ़ा लिखा व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा समझ सकता है। नो डाउट अनपढ़ क्या है, योग्य नहीं है, ऐसा मेरा बिल्कुल नहीं कहना है, लेकिन शिक्षित होना प्लस पॉइंट है। इसीलिए तो अभी आपने अपने इंटरव्यू की स्टार्टिंग में आपने कहा कि हाँ भी पार्षद बनने के लिए या सरपंच बनने के लिए 10th पास होना जरूरी है, तो MLA के लिए क्यों नहीं क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? और जनता भी कहती है, हम बहुत बार सुनते हैं कि हाँ भी मिनिमम क्वालिफिकेशन पॉलिटिशियन की होनी चाहिए। तो वो अच्छे के लिए हम कह रहे हैं ना, प्लस पॉइंट की ओर जा रहे हैं। ग्रोथ की निशानी है शिक्षित होना, ना कि अवनति की निशानी है। तो आपको क्या लगता है ये जो है वो लागू होना चाहिए कि गांव का जब सरपंच या मेंबर भी अगर एक वार्ड का चुना जाता है तो उसके लिए पढ़ाई जरूरी होती है और MLA के लिए जरूरी नहीं है? सर पियून के लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है ना। हाँ, अभी पियून रखना है, पानी देना, पानी हाँ, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है। और यहाँ अगर MLA के लिए अगर हम शिक्षित की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, शिक्षित होना क्या जरूरी है। तो ये हमारी ग्रोथ की थिंकिंग को नहीं दिखा रहा। ग्रोथ तो इसी में है कि हम अपना जब भी अगला कोई नेता चुने या कोई कर्मचारी चुने, किसी को भी चुने, तो शिक्षित होना प्राइम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए सर। सर अभी दोबारा राजनीतिक मुद्दे पे आते हैं। राजनीतिक ताल आपने ठोक दिया, चुनाव लड़ने आपने तय कर लिया है। तो अब सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि क्या आप किसी राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? किसी पार्टी की विचारधारा आपकी विचारधारा से मिलती है या फिर निर्दलीय तौर पे चुनाव लड़ेंगे? देखिए सर, हम जिन मुद्दों के कारण पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, देखो आपने जैसे देखा ही होगा कि हमारा पॉलिटिक्स से कोई संबंध नहीं है। हमारे बाप दादा परदादा कभी कोई पॉलिटिक्स में नहीं रहे, हमारे यार दोस्त कभी पॉलिटिक्स में नहीं रहे। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में हमें ज़्यादा देख नहीं पाओगे, कभी हम एक्टिव नहीं रहे। सिर्फ प्रॉब्लम हमें कुछ आई, हमें लगा कि बीइंग ए पेरेंट्स, माता पिता होने के नाते हम कुछ चीज़ें बहुत गलत कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। समस्याएं दिखी हमें, समस्या ड्रग्स की दिखी। अब मुझे ये सच में डर लगता है कि मेरी बेटी 5 साल की है, जब ये किशोरावस्था में आएगी, 15-16 साल की एज में आएगी, तब तक नशा स्कूलों कॉलेजों में चरम सीमा पर होगा। तो उस समय मेरी बच्ची कैसे बचेगी उससे? अगर अभी के जो पॉलिटिशियंस हैं अगर वो उस पर काम कर रहे होते तो मुझे कोई जरूरत नहीं थी सर ये एक्शन लेने की। मैं अपनी लाइन में, अपना अच्छा करियर मेरा बना हुआ, मुझे क्यों पंगे लेने थे? सेम ऐसी और बहुत समस्याएं हैं। मुझे समस्या आती है जब अभी अक्टूबर का महीना आएगा, जब स्मोग आएगा, जब धुंध के साथ धुआं जब मिक्स हो जाएगा और बच्चे जहर भरे एनवायरनमेंट में सांस लेंगे, तो उसमें मेरी बच्ची भी अपने फेफड़े अभी डेवलप कर रही है। एक गुड़िया 2.5 साल की है, एक गुड़िया मेरी 5 साल की है। तो मुझे चिंता होती है कि मैं अपने बच्चों को कैसा जीवन दे रहा हूँ और इसके ऊपर गवर्नमेंट्स कुछ नहीं कर रही। तो ये चीज़ें हैं और बाकी समस्याएं तो आपको पता ही है, सड़कें टूटी होना, ये सब। इसके ऊपर एक स्पेशल पॉइंट बताना चाहूँगा सर मैं आपको। अब सभी लोग क्या करते हैं, सबका इशारा कि अभी जल भराव की समस्या है, गंदा पानी आ रहा है। बिल्कुल ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं, ये हमारे जीवन को नर्क बनाती है कि जहां हम रह रहे हैं वहां पर अगर पीने का पानी गंदा आ रहा है तो ऑब्वियसली नर्क के समान है। लेकिन एक MLA के लिए बड़ी चीज़ें नहीं थी। जैसे मैं सुबह ऑफिस आता हूँ ना सर, भी नहा धो के कपड़े पहन के, अच्छे कपड़े पहन के ऑफिस आता हूँ।
अब मैं इसको काम थोड़ी गिनाऊंगा कि मैं भाई सीए हूं तो मैं सुबह ऑफिस नहा धो के आता हूं, वो तो नॉर्मल काम है। तो ये एमएलए के लिए नॉर्मल काम होने चाहिए थे। सड़कों का टूटा नहीं होना चाहिए, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, जल भराव की समस्या नहीं होनी चाहिए। बट वो हुआ क्या कि जो एग्जिस्टिंग एमएलएज हैं या जो प्रीवियस एमएलएज हैं उन्होंने बेसिक काम भी नहीं किए, तो लोगों का ध्यान सारा उस तरफ मुड़ गया। और जो पॉलिटिशियन है, जो प्रतिपक्ष के नेता है, वो भी उन्हीं चीज़ों को उठाने लग गए कि हाँ भाई ये काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा। लेकिन समस्याएं इससे बड़ी बड़ी बहुत है, ये समस्या तो दूर होनी चाहिए। साथ में देखो बच्चे जहर खा रहे हैं, जहरीली चीज़ें मोबाइल में देख रहे हैं, जहरीले एनवायरनमेंट में सांस ले रहे हैं, ड्रग्स के अंदर सैकड़ों बच्चे सिरसा के मर चुके हैं। आप तो रिपोर्टर हो, आपने देखा होगा गांव में बहुत मौतें हो रही है। एक बात बताओ, इससे बड़ी क्या समस्या हो सकती है कि हमारे बच्चे मर रहे हैं? इससे तो बड़ी कोई समस्या नहीं हो सकती ना, लेकिन इस पर कोई काम नहीं कर रहा जी। तो ये बहुत भयंकर चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि फ्यूचर में बहुत बड़ा मृत्यु का एक तरह से समझ लो एक तमाशा बनने वाला है। ठीक है, तो उसको हमें रोकना पड़ेगा। अगर हम खुद को माता पिता कहते हैं तो इसलिए मजबूरी में हमने स्टेप लिया है सर। ठीक है। पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय चुनाव? निर्दलीय सर। कारण है इसके पीछे सर, अभी जो मैंने बात की, ये जो चीज़ें हैं ये किसी भी पार्टी के एजेंडे में नहीं है सर, वो इनके ऊपर बात ही नहीं करते हैं। और बहुत सी केस में तो हम देखते हैं कि कुछ पॉलिटिशियंस खुद नशे का कारोबार कर रहे होते हैं, तो हम उनसे जाके कैसे मिल जाएं? अगर उन्हीं से मिलना है तो फिर हमें पॉलिटिक्स में आने की जरूरत क्या है? तो इन समस्याओं के कारण हम मैच नहीं करते उनसे, इस कारण बस। हर एक पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव के समय में अगर बात करें तो जो भी कैंडिडेट आता है उसका प्राथमिक मुद्दा यही होता है कि नशे को जड़ से खत्म करना। लेकिन 5 साल निकल जाते हैं, उसके बाद फिर वही उनका ये मेन मुद्दा जो है वो एजेंडा बन करके सबसे पहले प्राथमिक दृष्टि से हमें देखने को मिलता है। क्या लगता है, नेताओं की मंशा नहीं होती या वाकई में कंट्रोल नहीं हो पाता? सर आपको देखना पड़ेगा कि वो एक्शन लेने की कोशिश भी करते हैं क्या। ठीक है, देखो कोई समस्या का निदान होना न होना वो तब निर्भर करता है कि आपने कोशिश की थी जी, वो फेल हो गई, ये बात समझ में आ सकती है। आप देखिए कोशिश ही नहीं की आपने। हमारे जो अभी के एमएलए हैं, आप एक चीज़ सोचिए, अगर उन एमएलए ने पूरे सिरसा में गली गली वो घूमे होते, मोहल्ले मोहल्ले घूमे होते, युवाओं को प्रेरित किया होता कि भाई नशे में नहीं जाना। मैं बड़ी बातें नहीं कर रहा, एमएलए के पास पुलिस की पावर है, सब कुछ है, मुझे पता है, वो विधानसभा में जाके आवाज़ भी उठा सकता है। मैं कहता हूँ कुछ नहीं किया, मान लो ये अगर एमएलए यहाँ पर, ऊपर की बात छोड़ दो, उसकी शक्तियों की बात छोड़ दो, उसका प्रभाव तो है ना, उसका वर्चस्व तो है ना, केवल वही यूज कर लेता तो उसका भी फर्क पड़ता। देखो हमारी छोटी संस्था डियर सिरसा, हमने हमारी तरफ से कोशिश की, उसका भी हमें रिजल्ट मिला। हमने 70-80 लोगों को एडमिट कराया, ड्रग्स के जो पीड़ित व्यक्ति थे, 30-35 ने छोड़ भी दिया। बट हम तो छोटे लोग थे सर, अभी नॉर्मल सी संस्था चला रहे हैं, वो तो एमएलए हैं। अगर वो कोशिश करते कितना बड़ा चेंज आ सकता है, बट उनकी मंशा नहीं है सर। हम अगर अपने 5 साल का समय था, इतना मैंने सुना है पैसा है उनके पास, हम तो फिर भी थोड़ा बहुत कमाने वाले हैं। अपने समझ लो धर्मार्थ खाते से हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, अपने जो 8-10 सीए लोग हैं, तो वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, पर उनकी वो मंशा नहीं है सर। समस्या यही है। ठीक है। अभी सर इलेक्शन जो है वो 1-1.5-2 महीने बाद इलेक्शन होने हैं, तो आपने अभी एकदम से यूं कहें कि एंट्री मारी है, इससे पहले आपके मन में नहीं आया कि ये, क्योंकि ये नेता तो 5 साल हो गए, विधानसभा चुनाव हुए, 5 साल बाद भी जो आपके दिमाग में ये आ सकता था कि चुनावी मैदान में कूदना चाहिए, चुनाव से ठीक पहले मैदान में आने का रीजन? देखो सर, इस पे ना अब हमें यही बात कि हमें अपनी मति का यूज़ करना चाहिए। अब एक तो चीज़ होती है कि हाँ भाई मैंने पहले कभी कुछ किया ही नहीं और बस अब आया, हाँ भाई मुझे वोट दे दो, मुझे एमएलए बनना है। एक तो ऐसी सोच है, आपकी बात उस पर बिल्कुल जायज़ वार करती है कि ये क्या ड्रामा कर रखा आपने, हर कोई एमएलए बनना चाहता, कोई भी आके उठ के खड़ा हो जाएगा। बट आप पहले देखिए, पिछले 5 साल में हमने अपने एंड पर काम किया। नो डाउट हमें पॉलिटिक्स में नहीं आना था। हमें 1 अप्रैल 2024 को हमारी संस्था का निर्णय हुआ कि हमें पॉलिटिक्स में आना है, लेकिन इससे पहले आप हमारे काम देखिए। हमने लगभग सिरसा के हर गांव में, मोहल्लों में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप्स लगाए। हमने हर कैंप में मिनिमम एवरेज 150 ओपीडी होती है, कईयों में 250 भी हुई, कईयों में 100 हुई, 150 आप एवरेज पकड़ लो, 150 गुना लगभग हमने 59 कैंप लगाए हैं जी, 150 गुना 59 कर लो। इतने मरीजों का हमने इलाज किया, इससे चेंज आता है ना सर। भी हमने इतने मरीजों को हमने दवाई दिलाई। हर स्मोक के अंदर जब आता है उसमें हम कुछ ना कुछ अपनी तरफ से एक्टिविटी करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। जब फोग आती है तो हम रिफ्लेक्टर्स लगाने का काम करते हैं। और डियर सिरसा ने नशे का सिरसा में सबसे बड़ा कैंपेन चलाया, उसका भी हमें रिजल्ट मिला। अब आप विजुलाइज कीजिए दूसरे नेता से, हमने तो ये काम किया, ठीक है हम पॉलिटिकल नहीं आना चाहते थे, हमने ज़्यादा पब्लिसाइज नहीं किया, हमने इसकी बहुत बड़ी एडवर्टीजमेंट नहीं की, लेकिन इसके सबूत है हमारे पास। कहो तो मैं आपको दे भी दूंगा, अपने चैनल पे दिखा भी सकते हो। हमने सब एक्टिविटीज़ करी है, सबके रिकॉर्डिंग्स पड़ी है, सबकी फोटोज़ पड़ी है। अब आप दूसरे नेता को कंपेरिजन कीजिए जी, उसने क्या किया पिछले 5 साल? पहली बात तो कईयों ने कुछ किया ही नहीं, वो भी अभी आए हैं, ठीक है, अभी एंट्री मारी है। अगर एक आधा नेता अगर एक्टिव था भी
तो उसने सिर्फ क्या किया, गांव-गांव जा रहा है, शहर-शहर जा रहा है, लोगों से मिल रहा है, अपने कनेक्शंस बना रहा है, हाँ भी वोट लेने हैं उसे, या कोई धरना प्रदर्शन है वहाँ पर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है, ये सब चीज़ें चल रही है। मतलब उनकी राजनीति सिर्फ राजनीति है, उन्होंने सिर्फ अपने वोट इकट्ठे करने हैं। मेरे को राजनीति नहीं करनी थी तो मैंने वोट के एंगल से कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने सृजनात्मक काम किया, मैंने अपनी तरफ से जो अपनी भलाई का कार्य कर सकता था मैंने किया। आप कंपैरिजन कर दो कि देखो जी, आपके पिछले 5 साल से ये फायदा हुआ और उनके 5 साल से ये फायदा हुआ। उनका काम रहा पॉलिटिकल, उन्होंने सिर्फ आवाज़ उठाई कि एमएलए ऐसा है वैसा है, ये काम नहीं कर रहा है, सिर्फ गाली गलौच या उनके प्रतिपक्ष में बोलते रहना जिनसे वो अच्छे पॉलिटिकल लीडर साबित हो जाएं। हमने ऐसा नहीं किया, आपकी बात सही है, लेकिन हमने काम किया सर, जिससे धरातल पर फर्क पड़ता है, लोगों का 4 लोगों का भला किया होगा जी। ये चीजें सर, क्या लगता है वो जो आपने काम किया, अब आप राजनीति में कूदे हो, तो वो काम जो है वो लोगों को कहीं ना कहीं आपके आड़े आएगा, जो लोगों का आपने काम? बिल्कुल बिल्कुल काम करेगा जी। हम बता रहे हैं लोगों को, लोग जानते भी हैं, जिनका फायदा हुआ, जिन लोगों ने हमारे कैंपेन्स देखे हैं, जिन्होंने फायदा उठाया, वो तो पहले से ही जुड़े हुए हैं। हाँ ठीक है, जो आम पब्लिक है, जिसको कैंप में नहीं जाना था, जिसको फ्री इलाज की जरूरत नहीं है, वो नहीं जानती होगी, या जिसके बच्चे ड्रग्स के अंदर नहीं इन्वॉल्व, उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन उनको जब बता रहे हैं तो उनको सब समझ आ रहा है कि हाँ भाई, इस व्यक्ति ने पहले प्रूफ किया है कि हाँ भाई 5 साल पॉलिटिकल ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, 5 साल आप प्रतिपक्ष में रह के या साधारण समाज से भी रह के भी अपना काम कर सकते हो। अब जब समय आ गया है, अब आप कहिए, अगर एमएलए ने 5 साल काम नहीं किया तो अब आप चेहरे नजर मिला के बात करिएगा, हाँ भाई तू बिल्कुल फेल रहा है पिछले 5 साल। पहले साल से लगने की क्या जरूरत है, 2 साल से लगने की क्या जरूरत है कि हाँ भाई आप काम नहीं करे। हमने उनको पूरा समय दिया, अच्छा काम करते तो हमें कोई जरूरत नहीं थी पॉलिटिक्स में आने की, उन्होंने नहीं किया। हमारी मजबूरियां हैं कि बीइंग ए पेरेंट्स, हमें कोई पॉलिटिशियन बनने का शौक नहीं है, हमारी लाइन बड़ी अच्छी लाइन है, मजबूरी रही कि हमें एज ए माता पिता, एज ए बड़े भाई, छोटे भाई बहनों के लिए हमें कुछ ना कुछ तो स्टेप लेना ही पड़ेगा, इसी कारण हम पॉलिटिक्स। अभी एक सबसे ज्यादा जो प्रचलन में बात चलती रहती है, जिसका हमने स्टार्टिंग में जिक्र किया था, आपने ये कहा भी था कि उसको वोट देते आए हैं, उसको वोट दे देंगे, ये बंदा है इसको वोट दे देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये होता है कि हम तो भाई फलानी पार्टी से पुश्तों से जुड़े हुए हैं, हमारे दादा परदादा इसको वोट देते आए हैं तो हम उसी के पास जाएंगे, नए बंदे को चूज नहीं करते। यही रीजन है कि जो योग्य उम्मीदवार होते हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। तो इस समस्या का सामना जो है वो कैसे किया जाएगा, कैसे लोगों को बताया जाएगा कि जिनके साथ आप बुजुर्गों से, पीढ़ियों से जुड़े हुए हो, उनसे अच्छा और कैंडिडेट आ चुका है? देखिए सर, पहली बात इसमें अब तो लोग समझने लगे हैं। पहले ऐसा होता था कि लोग ना पार्टी के वफादार हो जाते थे, और मेरा मानना है कभी भी पार्टी का वफादार, वही बात, अगर मतदान करना है तो आपको पार्टी का वफादार नहीं होना चाहिए। आपको हर इलेक्शन में, हर बारी आपको अपनी मति का यूज़ करना चाहिए कि मैं वोट किसे डालने जा रहा हूँ, ये हमारे शहर के लिए, हमारे समाज के लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं होगा। तो अब जो नए जो लोग हैं, या जो नया जो सोशल मीडिया का ज़माना आया है, तो लोग अवेयर होने लगे हैं। जो पढ़े लिखे बच्चे वो भी अवेयर होने लगे कि हाँ भाई, हमें पार्टी का वफादार नहीं बनना, हमें हमारी सोच का वफादार बनना है कि हमारी बुद्धि क्या कह रही है, क्या बढ़िया है मेरे शहर के लिए, मुझे वो निर्णय लेना है। तो अब वो बात नहीं रही। अब बाकी आपकी बात सही है, मैं आपको एग्जांपल दूं, भी पीछे से मैं गांव में गया तो वहाँ मतलब मेरे दादाजी की उम्र के एक थे, लगभग 80-85 साल की उम्र होगी, तो मैंने बोला भाई दादाजी थोड़ा ध्यान रखना, इस बारी इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो उनको मेरी बातें, सारी बातें अच्छी लगी। लास्ट में कहते बेटा एक बात बताऊँ कि मेरी उम्र होगी 85 साल और मैं फलाना निशान पर हमेशा वोट डाल तो आया हूँ, अब बेटा लास्ट में तो क्या गद्दारी करूँ। अब वो मेरे दादाजी की उम्र के थे, तो एक बार मेरा मन किया मैं दादाजी लास्ट टाइम तो ढंग की जगह वोट डाल जाओ, पर वो बड़े थे तो मैं कह नहीं पाया उन्होंने, चलो कोई बात नहीं दादाजी। लेकिन लोग समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अब जो नई पीढ़ी हो तो बिल्कुल समझ रही है कि हाँ भाई हमें किस तरह के कैंडिडेट को चुनना चाहिए, बिल्कुल फर्क पड़ता है जी इसका। हाँ, अभी एक जो है वो किसानों के लिए इनके इस घोषणा पत्र के अंदर या इनके ब्रोशर के अंदर मुझे एक चीज दिखाई दी, किसानों को बनाया जाएगा और अधिक किफायती, कृषि को बनाया जाएगा। तो ये भी जान लेते हैं कि आखिर कृषि को कैसे किफायती बनाएंगे, क्योंकि कृषि प्रधान देश है और सिरसा भी अगर बात करें तो कृषि बहुत ज्यादा एरिया के अंदर होती है। तो सर, कृषि को किफायती कैसे बनाया जाएगा? क्या अभी तक इससे पहले जो नेता रहे उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया? देखिए सर, किसान, गरीबी, शिक्षा, बेरोजगारी, ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जो पॉलिटिक्स के लिए हमेशा मुद्दे रहे हैं। और जो असल मायने में जो पॉलिटिशियन है ना, उनका आंतरिक सोच ये कहती है कि इनको हमेशा मुद्दा रहने दो, इन्हीं पर हमेशा हमें राजनीति करनी है। तो इन पर काम तो कभी हुआ ही नहीं, ये हम सब लोग जानते हैं। ना गरीबी हट रही है, ना बेरोजगारी हट रही है, ना किसानों की समस्या दूर हो रही है, और शिक्षा के बारे में तो वैसे भी बहुत कम लोगों ने सोचा है। अब कृषि में समस्या है सर, कुछ चीज़ें आप गौर करना, किसान के साथ क्या होता है,
कि किसान हमेशा सप्लाई का मारा होता है। मान लो हमने फसल X बीजी है, तो सभी फसल X बीज रहे हैं और खेती अच्छी होगी, मान लो इस बारी भी एनवायरनमेंट ने भी साथ दिया, ठीक है, सिंचाई व्यवस्था ठीक है ही, और अच्छी हुई तो सभी की अच्छी हो गई, सभी की अच्छे खेतों से अच्छी फसल निकल गई, वो बाजार में आ गई, रेट नहीं मिलेगा। अच्छा, एमएसपी का मुद्दा हमें अच्छे से पता है कि सरकार कितना अच्छे से लागू कर पाई या नहीं कर पाई, इसीलिए एमएसपी जरूरी है। सर लोग कहते हैं कि एमएसपी क्या जरूरी है, खुले बाजार में चीज़ों को चलने दो जैसे बाकी बाजार चलता है। जो मैंने अभी बात बोली, इस कारण एमएसपी जरूरी है कि एकदम अगर फसल खराब हुई तो फिर सप्लाई कम हो जाएगी, रेट बढ़ जाएंगे, लेकिन फसल ही नहीं है, बेचे क्या? और अगर फसल अच्छी होगी तो रेट गिर जाएंगे। तो मार्केट निर्धारित नहीं कर सकती फसल का प्राइस, इसीलिए एमएसपी जरूरी है पहली बात तो, बट वो गवर्नमेंट उसे लागू नहीं करती, उस पर ध्यान देने की जरूरत है, उस पर कार्य करना चाहिए, हम उसका पूरा सपोर्ट करेंगे, उस पर कार्य करेंगे जो हमारी पावर में होगा। सेकंड क्या है कि एमएसपी चलो लग भी जाए, फिर भी बहुत ज़्यादा लाभ नहीं आ रहा कृषि के अंदर। कारण है उसके पीछे खर्चे बहुत बढ़ गए, लेबर भी जल्दी से नहीं मिलती। जब ये कपास कॉटन का काम आता है, आपको पता है, आप भी गांव से बिलोंग करते हो, लेबर की समस्या आती है, तो वहाँ हमें अच्छी टेक्निक्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। देखिए अभी भी क्या है कि जो खेतों में जो काम कर रहे हैं ना, वो ज़्यादा शिक्षित लोग काम नहीं कर रहे। किसानों के बच्चे अगर पढ़ गए तो खेती से दूरी बना लेते हैं, उनको पता है कि यार इसमें आने जाने नहीं है, एक तो मेहनत बहुत ज़्यादा है, परिश्रम ज़्यादा है, शरीर का फायदा है नहीं, तो वो खेत छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। और काम कौन कर रहे हैं? वही अनपढ़ लोग या बाहर के बुलाए हुए जो वर्कर्स हैं, लेबर लोग हैं, वो लेबर काम कर रही है। तो वहाँ पर क्वालिफाइड लोगों को आना पड़ेगा और टेक्निकल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, मशीनें ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की लानी पड़ेगी। चाहे आप विदेशों से स्टडी करके लाओ, दूसरे देशों में देखो कौन सी मशीनें ज़्यादा काम कर रही है, या अपने देश में रिसर्च करो, आपको टेक्निक ज़्यादा इन्वॉल्व करनी पड़ेगी, प्लस अच्छी क्वालिटी का बीज। दूसरा, एक सबसे बड़ी बात कि सभी चावल बीज रहे हैं या सभी गेहूं बीज रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फसलें और बहुत सारी हैं। अब एक जो वर्ड अगैती जो सब्जियां हैं वो आप बीज सकते हो, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। आप अपनी ज़मीन की स्टडी करो, उसमें कौन कौन सी फसलें हो सकती है, फसलों में चेंज लेके आओ। हो सकता है कि कोई एक ऐसी फसल है जो यहाँ पर बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन हम बीज ही नहीं रहे, किसान अवेयर ही नहीं है। तो उन सब ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर काम किया जाएगा भी कौन सी फसलें ज़मीन हमारी मानती है और जिसकी हम मार्केटिंग अच्छे से कर सकते हैं। अभी क्या किसान एंटरप्रेन्योर भी नहीं है, इस पर भी हम काम करेंगे। किसान क्या करते हैं, बस फसल उगा दी बेच दो जी, और जो बिजनेसमैन है वो उससे बहुत अच्छा कमा जाता है। तो हम फॉरवर्ड लिंकेज, बैकवर्ड लिंकेज, जो दो चीज़ होती है सर, भी जब खेती करनी है उसे बैकवर्ड लिंकेज में आएगा, जैसे बीज बोना है, किसानी के जो उपकरण है उनकी बात हमने कर ली, कैसे बीज बोना है, सिंचाई व्यवस्था कैसी करनी है, वो बैकवर्ड लिंकेज है, उसको भी अच्छा किया जाएगा। फॉरवर्ड लिंकेज कि मान लो आपने कोई फसल भी उगा ली, पैदावार हो गई, अब उसको प्रोसेस करने का भी काम करो। आप छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगाओ साथ में, कि जो आपकी फसल आई है, आपने मतलब कोई सब्जी बीजी है, तो ऐसा नहीं कि सब्जी सारी मंडी में जाके बेच आए, आप उस पर कुछ प्रोसेसिंग करो, कुछ छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगाओ, तो हर गांव में छोटे छोटे उद्योग लगेंगे उससे। तो इस पर काम करने की जरूरत है, ये समझाने की जरूरत है लोगों को। तो ये चीज़ हम करेंगे सर। भी हम किसान को सिर्फ किसान नहीं, हम उसको एक उद्यमी के रूप में देखना चाहते हैं। मतलब कि टेक्निकल खेती की ओर ज़्यादा उसको जो अगर, हाँ जी, टेक्निकल खेती भी, उस पर एंटरप्रेन्योरशिप भी डालनी है, बिजनेस भी साथ में उसमें डालना है, बिजनेसमैन की थिंकिंग भी साथ में डालनी है, प्लस पढ़ाई लिखाई अच्छी करनी है एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग। सर अभी एक आखिरी सवाल मैं करूंगा आपसे। जितनी भी बातचीत हुई तो उसमें आपने ये कहा कि अब तक नेताओं ने कुछ नहीं किया, और आप इंडिपेंडेंट तरीके से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो जब इतने बड़े घराने से और पार्टी सत्ता के साथ रह करके भी नेता जो है वो कुछ नहीं कर पाए, तो आपको क्या लगता है कितने % हम मान के चलें कि आप इंडिपेंडेंट तौर पे MLA बन भी जाते हैं तो उसके बाद आप कर पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे? सर ऐसा नहीं है कि नेता कुछ नहीं कर पाए। मैंने कुछ गांव के सरपंच देखे हैं जो सिर्फ सरपंच था, लेकिन उस गांव की उन्होंने तस्वीर बदल दी। मैंने कुछ मोहल्लों के MC देखे हैं जो केवल MC है, हालांकि MC और सरपंच की प्लानिंग लेवल का काम नहीं होता उनका, वो सिर्फ क्रियान्वयन करते हैं, जो ऊपर से बन के आ गए उसको लागू करना होता है, बट फिर भी उन्होंने मोहल्लों की तस्वीर बदल दी। लेकिन कुछ ही 2-3 ही दिखते हैं मुझे, 2-3 ही सिरसा में MC दिखते हैं और 2-3 ही आसपास के सरपंच दिखते हैं जिन्होंने वारे न्यारे करे हैं अपने इलाके के। तो ऐसी बात तो है नहीं कि पॉलिटिशियन कर नहीं सकते, बस बात वही जो हमने स्टार्टिंग में की, मंशा नहीं होती। मैंने एग्जाम्पल दिया ना नशे के ऊपर, अगर हमारे गोपाल कांडा जी चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, और बहुत चीज़ें हैं। हम बड़ी पावर्स की तो बात ही नहीं कर रहे, पावर का अगर असल में यूज़ करने को आ जाए तो क्या नहीं कर सकते सर। बात मंशा की है कि वो करना नहीं चाहते, उनका ध्यान अपनी पर्सनल ग्रोथ पर रहता है कि मेरा परिवार है वो पॉलिटिक्स में सेट हो जाए, ठीक है, और मेरे पास धन संपदा पूरी आ जाए, बिजनेस पूरे बढ़ जाए। तो वो
पॉलिटिक्स आज के टाइम एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गई है उनके लिए, तो उस थिंकिंग से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। शुक्रिया दरवेश जी बातचीत के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा शिक्षित क्यों कहा है मैंने, शिक्षित और योग्य क्यों कहा है, तो शिक्षित में अगर इनकी शिक्षा अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो मुझे लगता है कि 5 नेताओं की शिक्षा इकट्ठी की जाए तो इनकी अकेले की शिक्षा जो है वो बनती है। सीए दरवेश स्वामी है, एफसीए है, सीएस है, डीआईएस है, एमबीए है एंड बीकॉम है। जी मैं सर आपको बताना चाहूंगा, जिस कुछ लोग पूछते हैं एफसीए क्या होता है। एफसीए मतलब अगर आपको 5 साल हो गए सीए बने तो फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाते हैं। सीएस कंपनी सेक्रेटरी की जो पोस्ट होती है वो होती है। डीसा डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ऑडिट, जो कि सीए के रिगार्डिंग एक कोर्स होता है। एमबीए बीकॉम तो आपको पता ही है। हाँ, तो ये सब मतलब एक समय था सर जिस समय पढ़ने की लगन थी, तो जितना पढ़ पाए हम उस टाइम पढ़े, क्योंकि जो हमारा बैकग्राउंड है वही बात, हमारा भी किसान का बैकग्राउंड ही है, माता पिता इतने पढ़े लिखे नहीं थे और मिडिल क्लास फैमिली थी। तो मुझे एक चीज़ क्लियर थी कि दरवेश अगर इस गरीबी के चक्कर से या मिडिल क्लास के चक्कर से बाहर आना है, सिर्फ एक एजुकेशन है। तो मैं आपके दर्शकों को बोलना भी चाहूँगा कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप पुअर क्लास से या मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो और अगर आपको रिच क्लास की तरफ जाना है तो सिर्फ शिक्षा ही है जो आपको इस चक्कर से बाहर निकाल सकती है। आज जो अमीरों के बच्चे हैं जिनके पास अथाह संपत्ति है, उनके लिए आसान है, बापू के बिजनेस हैं, बिजनेस को संभाल लेंगे, कम भी पढ़े चाहे वो सीख जाएंगे, बिजनेस करना भी सीख जाएंगे, चला भी लेंगे उसको। तो इसीलिए सबको शिक्षा पर तो ध्यान देना ही चाहिए और पॉलिटिक्स को स्पेशली शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए सर। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपकी क्या कुछ राय है, और कृषि के मामले में अगर बात करूं, क्योंकि हमारा चैनल खेतीबाड़ी से संबंधित ज्यादा रुचि रखता है, तो इनसे जो इन्होंने अपने इस घोषणा पत्र के अंदर कृषि का जब दिया हुआ था तो सोचा कि क्यों ना एक बार इनसे जाना जाए कि खेतीबाड़ी को लेकर के इनकी क्या कुछ प्लानिंग है। तो वाकई में बहुत गजब की और शानदार प्लानिंग जो है वो इनकी दिखाई दिया। आज तक किसी भी नेता ने इस तरह की कोई सोच और इस तरह की थिंकिंग जो है वो किसी भी नेता की हमें दिखाई नहीं दी है। यही कारण है कि पढ़े लिखे को चुनोगे तो आगे बढ़ोगे, और आगे बढ़ाएगा भी वही जो पढ़ा लिखा होगा। अब ऐसे में पढ़ा लिखा कृषि से संबंधित इस तरह की जानकारी रखता है तो बाकी शहर से संबंधित किस तरह की क्या क्या अलग और उसके पास प्लान होंगे, किस तरह की जानकारियां रखता होगा, वो आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के और सीए दरवेश स्वामी के इस इंटरव्यू को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा ताकि हर उस युवा तक ये वीडियो पहुंच जाए जो अपना वोट जो है वो अपने मत का प्रयोग अपनी मति से नहीं करता है, ताकि वो भी आने वाले समय में चाहे वोट किसी को भी करे लेकिन अपने मत का प्रयोग अपनी मति का यूज करके कर सके।